हिंदी ऑनलाइन अधिगम में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सीटेट और ऐसी ही और कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए रहने वाले अपठित गद्यांश और पद्यांश। बहुत से बच्चे ऐसे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये किस तरह से करना चाहिए, यह तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें कई बार गलती भी हो जाती है। तो मैं आपको कुछ टिप्स के साथ आज आपको कराने वाली हूँ गद्यांश और पद्यांश। पहली बात तो ये कि ये कहीं बाहर से नहीं आते, ये आते हैं सीबीएसई और एनसीईआरटी की जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं कक्षा 6 से 10। तो हिंदी की जो बुक्स रहती हैं उन्हीं में से ये आते हैं। अभी सीटेट में तो वैसे भी 1 महीने का है समय आपके पास, तो आपको अगर मिलती हैं ये बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स का तो ऑनलाइन भी आपको ऐप अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ये बुक्स देख सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक नज़र आप ज़रूर उस पे मार के जाइएगा, 6 से 10 की बुक्स। और आपको डीपली इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हल्का-हल्का एक मोटा-मोटा आइडिया लेकर जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसको करना कैसे है, कि आपको ज़्यादा इसमें समय ना गँवाना पड़े। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो भी गद्यांश या पद्यांश आपको दिया होगा, उसको आप एक साथ एक नज़र सरसरी नज़र उस पे मार लेंगे, ताकि आपको मोटा-मोटा आइडिया आ जाए कि कहाँ कौन-सी लाइन लिखी है और कौन-सी लाइन में किस तरह की बात कही गई है। तो ये आपको एक तरह से एक आइडिया आ जाएगा। और फिर आपको पढ़ना है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप वापस उसी गद्यांश या पद्यांश पर आएँगे और फिर उसी गद्यांश या पद्यांश में से फिर उसका उत्तर आप ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने एक गद्यांश लिया है। भाषा पर कबीर का अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नहीं कर सके और कहनी अकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। ये देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2010 के ये एक पेपर में आया भी हुआ है। तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है? अभी आपको याद होना चाहिए कि कबीर की वाणी ऐसा शब्द हमने इस गद्यांश में पढ़ा है और वो कहाँ था, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो अभी चलिए मैं आपको ऊपर फिर से दिखाती हूँ। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये देखिए, ये यहाँ आपको उत्तर मिल गया, वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये देखिए, वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो भाषा वाणी के बारे में क्या कहा गया है? यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। और ऐसा कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा किसने है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने। और क्यों कहा है, इस गद्यांश में आपको ये आंसर करेंगे बाकी के तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था? अब पहले वाणी की बात हुई थी, अब भाषा की यहाँ बात हो रही है। तो एक बार ऑप्शन देखेंगे, भाषा का परिष्कृत रूप सामने आता है। क्या ऐसी कोई बात यहाँ गद्यांश में की गई है? भाषा लाचार सी नज़र आती है। आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसी बात थी या नहीं थी। उसके बाद फिर आप वापस उसी गद्य या पद्य पर जाएँगे और आंसर देखेंगे। भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं है। भाषा में बिखराव दृष्टिगत होता है। ये तो देखिए, अब ऊपर आपने आंसर किया कि कबीर की वाणी के विषय में कहा गया है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो भाषा में बिखराव दृष्टिगत होना तो संभव नहीं लगता। आप भी ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए भाषा के रूप में क्या कहा गया है? भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। बन गया तो सीधे-सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। ये देखिए, भाषा क्या है कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। तो देखिए, ये रहा उत्तर। भाषा का रूप कैसा है कि भाषा कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। ये हो गया इसका उत्तर। अब आगे पढ़ेंगे और इस तरह से जैसे अब आपने
अब तक आपने 3 बार इस गद्यांश को पढ़ लिया है। एक बार सरसरी नज़र में और 2 बार ये उत्तर देते हुए आप पढ़ चुके हैं। तो इतने में तो संभव सी बात है आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, है ना? कि कौन-सी लाइन कहाँ है, किस तरह का उत्तर आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं है कि वह आशय को व्यक्त न कर सके, कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके, कि वह कबीर के काव्य अनुरूप प्रयुक्त न हो, कि वह सहज, सरल और सरस बन सके। अब आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए कि कैसी बात की गई थी। ये देखिए, भाषा ये रही। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि वह इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना कर सके। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा कि वह इस फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके। यानी वो जो चाहते थे वो अपनी भाषा से लिखवा सकते थे और भाषा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो जैसा कबीर चाहें उनके अनुसार वो ना चले या उनकी कोई भी फरमाइश को वो ना कर सके। तो अगला देखेंगे, कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी? वह असत्य को सिद्ध कर सके, अकह कहानी को मनोग्राही बना दे, दूरदर्शन को भी स्पष्ट कर दे, सहज को भी असहज बना दे। तो यहाँ देखेंगे कैसी थी उनकी भाषा के बारे में क्या है। ये हो चुका, अब पढ़ेंगे। कहनी अकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की जैसे ताकत कबीर की भाषा में है। तो कबीर की भाषा में कैसी ताकत है? कहनी अकहनी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की ताकत। तो यहाँ हमारा उत्तर मिल जाएगा बी ऑप्शन। कह कहानी को मनोग्राही बना देने की ताकत कबीर की भाषा में थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहा? उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, उसी रूप में भाषा से प्रकट नहीं कर सकते थे, परोक्ष रूप में व्यक्त कर देते थे, अधिक दुरूह बना देते थे। दुरूह बनाने की तो देखिए यहाँ पे बात ही नहीं है। दुरूह यानी कठिन, तो कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, उनकी भाषा तो बिल्कुल फक्कड़ थी, दुरूह करने की तो बात ही नहीं थी। तो यहाँ देखिए, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, ये आप समझ गए होंगे। ऊपर भी ये सेकंड लाइन में शायद फर्स्ट लाइन में बात दी हुई है। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने ये देखिए, जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। तो मिल गया आपको अपना आंसर। ये देखिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपठित। ये पद्यांश एक मैंने लिया है ताकि आपको पद्यांश की भी प्रैक्टिस हो जाए। इसको पढ़ेंगे फटाफट। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि ने चिर महान किसे कहा है? तो मानव को, ईश्वर को, जो सत्य और सुंदर से परिपूर्ण हो शक्ति को। तो यहाँ ऊपर इसमें देखिए, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। तो किसे कहा गया है? चिर महान इसमें कहा गया है ईश्वर को। किसे कहा गया है? ईश्वर को। अगला प्रश्न देखें, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? जिससे सब तरफ उजाला हो जाए, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, जो जीने की शक्ति देता है, जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। इसमें देखिए प्रकाश जहाँ भी आएगा, देखिए, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो देखिए कैसा प्रकाश बनना चाहता है? इसमें उत्तर हो जाएगा जिसमें मनुष्य सभी भेदभाव भुलाकर एक हो जाते हैं। ऐसा ही तो लिखा था ऊपर, देखिए, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, के सब व्यक्ति जो हैं एक हो जाएं, सब भेदभाव को भुला दें। अगला देखिए, कवि ने अखिल व्यक्ति का प्रयोग क्यों किया है? कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, कवि अमीर लोगों की बात करना चाहता है, कवि भारत के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है, कवि ब्रह्मज्ञानी बनना चाहता है। देखिए ऊपर देखिए, क्या इस कौन सा आपको ऑप्शन सही लगेगा इसमें?
देखिए, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। अब ये अखिल व्यक्ति देखिए, अखिल व्यक्ति क्या किसी अमीर के लिए कहा गया है? क्या सिर्फ भारत के लिए कहा गया है? तो यहाँ क्या आपको उत्तर लग रहा है? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे? कवि समस्त विश्व के व्यक्तियों की बात करना चाहता है, ये हमारा सही उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता के किस अंश में तर्कहीन आस्था का उल्लेख हुआ है? छूटे भय संशय अंधभक्ति, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। देखिए, तर्कहीन आस्था का उल्लेख कहाँ हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा छूटे भय संशय अंधभक्ति। यहाँ ये सब संशय और ये अंधभक्ति, ये सब मोह माया, ये सब छूट जाए तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तर्कहीन आस्था का उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कवि ने कविता की पंक्तियों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया है? कविता को तुकांत बनाने के लिए कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। इससे कविता का सौंदर्य बढ़ता है, पूर्ण विराम की लीक से हटने के लिए। तो देख लेते हैं कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये देखिए कहाँ कहाँ किया है, उसी लाइन को देखिए, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। और आगे कहाँ है, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। तो यहाँ देखिए इन लाइन से आपको क्या भाव आपका हो रहा है? देखिए, मानव हित हो समान, प्रेमी बनूं नाथ, प्रकाश बनने का, और मिल जा अखिल व्यक्ति को मिलाने का, पूरे विश्व के व्यक्तियों को मिलाने का। तो इससे क्या है कि कवि अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है। इच्छा ही प्रकट हो गई ना कि ऐसा होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? कवि अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता का मूल भाव क्या है? कल्याण, अमरदान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना, सत्य की प्राप्ति। तो देखिए इस पूरी कविता में वो सबको एक करने की बात कर रहा है। तो इसका हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा, मूल भाव क्या रहेगा? विश्व परिवार की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेमी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है को स्पेशली ध्यान में रखेंगे, नहीं है। तो अनुरागी ये तो है, स्नेही ये भी है, प्रियतम ये भी है, दुलारा ये नहीं है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दुलारा। दुलारा क्योंकि ये वात्सल्यता से परिपूर्ण शब्द है, दुलारा यानी प्यारा। तो इसके साथ ही हमने ये सारे एक गद्य और एक पद्य कर लिया, और इसके उत्तर भी देखे, और आपको मैंने बताया कि कैसे इनको सॉल्व करना है। और इसके साथ ही एक बात आप स्पेशली ध्यान में रखेंगे कि अगर गद्यांश या पद्यांश में जो कुछ भी पूछा जाएगा उत्तर इसी में होगा। बाहर अपना दिमाग नहीं लगाना, कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ना कि ये तो ऐसे होता है। फूल को अगर पत्थर लिखा है तो आप पत्थर ही समझकर उत्तर देंगे। दिन को अगर रात लिखा है तो रात ही समझकर उत्तर देंगे। ये नहीं कि दिन तो दिन होता है, रात तो रात होती है, नहीं। जो इसमें लिखा है उसी के अनुसार आप उत्तर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स और पढ़ाया हुआ आज का हमारा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इसी तरह के टॉपिक पढ़ने के लिए जुड़े रहें हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ। और मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को बता दो पढ़ने के लिए, और आप भी सब्सक्राइब कर लो। आप आते हैं, पढ़ते हैं, चलो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप पढ़ के जाते हैं। पर इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं ना कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो क्या आप इतना सा नहीं कर सकते? और अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया करो कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगली बार देखते हैं क्या टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और हिंदी ऑनलाइन अधिगम के साथ जुड़े रहें।